नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हम सफर एकेडमी पर। मैं मनीष कुशवाहा इस प्रैक्टिस बैच का तीसरा लेक्चर लेकर आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। इस लेक्चर में आज हम लोग बोहर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले में कुछ पॉइंट्स जो हैं बोहर मॉडल के हम लोग पढ़ चुके हैं और आज वक्त है न्यूमेरिकल करने का और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जानने का। बोहर का जो मॉडल है वो सन 1913 ईस्वी में आया। हम यहाँ पे शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े जो छोटे पॉइंट्स हैं जो लिखे जा सकते हैं, जो समझाए जा सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। 1913, चलिए थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, इससे मज़ा नहीं आ रहा है। 1913 के अंदर कौन सा कंसेप्ट सर? बोहर का कंसेप्ट। बोहर का कुछ मुख्य बातें बोहर के कंसेप्ट की, आइए उस पर बात करते हैं। इन्होंने बताया था, ये कौन सा मॉडल था? सबसे पहले आपने पढ़ा डाल्टन का, परमाणु का, यानी कि सबसे पहली बार अगर किसी ने, वैज्ञानिक जो थे, अगर किसी ने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है, तो वैज्ञानिक थे डाल्टन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। हमने आपसे क्या कहा था कि यदि आप लोगों ने पिछले वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि याद करते ही किसी तरीके से, चाहे सोते हुए भी अगर कोई पूछ ले तो भूलना नहीं, इस तरीके से बताएंगे। और पूरे 6 मॉडल आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए कि इसके बाद ये मॉडल आया था, इसके बाद ये मॉडल, इसके बाद ये मॉडल। सबसे पहले परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु के बारे में कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में अगर चर्चा की तो डाल्टन ने पहली बार बताया। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई जे थॉमसन द्वारा, तो उन्होंने अपना थॉमसन का मॉडल दे दिया, जिसे तरबूज का मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। दोनों बातें क्लियर होंगी आपको। उसके बाद तीसरे मॉडल की बात करें, जब गोल्डस्टीन ने कैनाल लेज एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे एक धनावेश खोजा गया, तो वहां पे रदरफोर्ड ने एक नए एक्सपेरिमेंट के द्वारा नाभिक को बता दिया, यानी कि बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और वो धनावेशित है, जिसमें अल्फा प्रकीर्णन का प्रैक्टिकल किया गया था, जो कि हमने आपको प्रॉपर पिछली बार बताया भी था। ठीक है। उसके बाद अब तीसरे मॉडल की बात करते हैं। जब वो स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए तो अगला कंसेप्ट आपका है बोहर का मॉडल। इस बोहर के मॉडल में वो बताते हैं कि नाभिक होता है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। जब नाभिक की खोज हो गई तो नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये पहली वाली बात थी। अब किसने खोजा? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, और उनके बाद क्या है सर? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इनके अंदर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मिल सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है। m/v/r h/2π का पूर्ण गुणक होता है। केवल इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं कक्षाओं में मिल सकते हैं। इन्हीं कक्षाओं को स्टेशनरी स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट। इन्हीं को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं, यानी कि ऊर्जा स्तर कहते हैं। इतनी बात सबको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नाभिक के बाहर कुछ वृत्ताकार पथ होता है, एक निश्चित परिधि होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मिल सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण क्या हो? पूर्ण गुणक हो। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद बोहर के कंसेप्ट में हमने 3 बातें और समझी थी कि बोहर ने रेडियस के बारे में भी बताया था। चलिए, क्या पहली रेडियस किसी भी सेल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा नाभिक से, उसकी रेडियस क्या होगी? तो उसको 0.529 इंटू n² इन एंगस्ट्रॉम, ये वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी। हमें उम्मीद है कि ये बात सब लोगों को क्लियर होगी कि रेडियस जो है, जो n है सर, वो रेडियस ऑफ n Rn इक्वल टू 0.529 n² के बराबर होती है। सर इसके बाद वेलोसिटी की बात करें कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी सेल में अगर प्रेजेंट होगा तो वो किस एनर्जी के साथ होगा, उसकी ऊर्जा जो है वो एसोसिएट होगी 2.18। ठीक है, ऊर्जा है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, किसमें होगा? मीटर पर सेकंड के अंदर। बताइएगा। उसके बाद तीसरी बात आती है
यानी कि जिसमें हम लोग एनर्जी का एसोसिएशन कर लेते हैं। अभी तो ये क्या था, वेलोसिटी आपकी हो गई, ये क्या हो गया आपकी रेडियस हो गई। इसके अलावा एनर्जी के बारे में भी बताया था, तो एनर्जी जो है वो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। सर ये वाली बात, इसके भी आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि यूनिट चेंज हो रहा है सर, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ये कह रहे होंगे सर ये क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पे प्रेजेंट है नाभिक से, सर रेडियस कितनी है इससे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इससे निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, किस सेल का इलेक्ट्रॉन है, किस में होगा, सर एन माने जिस एटम की बात कर रहे होंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसका परमाणु क्रमांक है, एन जो है वो नंबर ऑफ सेल है। इसके अलावा ऊर्जा की अगर बात करते हैं तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा। यदि आपको यही माइनस का 1312 गुणे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अभी ये क्या है किलो जूल पर मोल में मिलेगा। इसके अलावा एक तीसरी वैल्यू और है जो ऊर्जा में आप लग सकते हैं, किलो कैलोरी प्रति मोल में लिख सकते हैं, या इसी ऊर्जा को 1312 को किलो जूल पर मोल के अलावा किसमें रह गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, प्रति एटम में भी आप लिख सकते हैं इस वैल्यू को। तो एनर्जी क्या है, माइनस में है, माइनस का 2.179, जैसे यहां होता है 2.18, ऐसे इसमें क्या है 2.179 इंटू जेड स्क्वायर, अच्छा एक साथ और है, इंटू 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 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। चलिए ये कुछ फॉर्मूले हुए आपके, जो पिछले लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और लिख दीजिएगा इस पर, ये लीजिए। अब आपको क्या याद रखना है, किससे क्वेश्चंस आएंगे, ये अब आप ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग जो पहली बार देख रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की अगर आप बात करते हैं तो ये जो है स्पेक्ट्रम, बोहर का परमाणु संरचना, चाहे आपकी टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पॉलिटेक्निक की हो, पैरामेडिकल, नर्सिंग के लिए या नीट के लिए दे रहे हैं, जो भी मेरे साथी हिंदी माध्यम से हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रम से हम लोग चल रहे हैं, ये तीसरा लेक्चर है। यदि कोई मेरा साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस बैच लेकर हम इसी तरीके से आपके साथ टॉपिक वाइज आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। इसका टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो है उपलब्ध करा देते हैं क्लास के बाद। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बोहर के मॉडल की। पिछले लेक्चर में जो है हम थ्योरी इसकी पढ़ चुके हैं बोहर मॉडल की। उससे जो कंक्लूजन निकले, उन्होंने कहा कि केवल इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में मिल सकते हैं जिनमें m/v/r/h/2 का पूर्ण गुणक होता है। सर इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रेजेंट होते हैं वो स्टेशनरी स्टेट यानी एनर्जी लेवल होती हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब उसके पास फिक्स्ड एनर्जी होती है। ये स्पेक्ट्रम में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने 3 फॉर्मूले जाने, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, और माइनस का 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल में, और उसके बाद 2.179 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और जूल पर एटम में। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है और बड़ी ध्यान से समझिएगा। आइए, बोहर के सिद्धांत के अनुसार, अभी बोहर का कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आए। बोहर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा क्या थी, En थी। थोड़ा सा कोई डार्क कलर लिया जाए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En जो थी, क्या थी, En।
इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम लोग कुछ यहाँ पर वैल्यू हुआ करती थी और उसके साथ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और पीछे इसके पीछे यूनिट होती है। जस्ट पीछे हम लोग पढ़कर आए हैं इसकी ऊर्जाओं के बारे में, किस किस में दी गई थी यूनिट्स देखिएगा। आइए, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, किलोजूल पर मोल में। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे कि सभी के अंदर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो कॉमन है। इसके अलावा जो आगे की वैल्यू है यूनिट चेंज होने के साथ चेंज हो रही है, यही बात तो है। लेकिन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन है वो E1 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसी भी सेल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिएगा कि कुछ भी आगे वैल्यू चेंज हो रही है, बहुत बड़े ध्यान से समझिएगा कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन सवाल कठिन नहीं है। इसमें क्या चीज है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन है, आगे पीछे की वैल्यू चेंज हो रही है। इन्होंने नीचे ऊपर जेड और नीचे केवल क्या दे रखा है 2n स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ गई होगी कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाँ मे बी ये हो सकता है। यहाँ अपॉन में 2n स्क्वायर है, नहीं हो सकता है। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये हो सकता है। आइए इनकी ऊर्जाओं पे चर्चा कर लेते हैं। एक तो हमने देखा कि माइनस का 13.6 जिसके आगे लगा था, दूसरी वैल्यू माइनस का 179 थी, माइनस का 1312 था। तो इसका मतलब इन तीन में हमें देख के समझ में आ रही है कि ये वाली जो वैल्यू है वो तो होगी, बाकी की ये दोनों नहीं होगी। तो 2.179 जो है वो जूल पर एटम में है। सर जूल तो सब में दे रखा है, जूल प्रति एटम ही है। माइनस लगा है, बिल्कुल प्रॉपर सही है। 2.179 10 टू पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखकर आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग ध्यान से समझ रहे हैं, देखा है जिन लोगों ने पिछला लेक्चर, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा कि एनर्जी किस तरीके से निकाली जा सकती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, और ऊर्जा पर ही है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि एक परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, जो कि स्थिर अवस्था की ओर से ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। सर ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो है ऊर्जा को निम्न सूत्र से जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर इन्होंने कहा कि nवे सेल के लिए m तथा e के मान जो यदि आप रख देते हैं, m और e रखने पर कौन सा मान सही नहीं होगा। कल भी क्वेश्चन आपको कराए थे, जिसमें अगर वो कहता है कि नहीं होगा तो इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू नहीं होगी। माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है भाई, जेड इक्वल टू 1 लगा दीजिए, नो डाउट। बात क्लियर है सबको, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, ऊर्जा के निकालने की बात होगी। माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड माने 1, जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। माइनस का 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं होगा, इस बात पर ध्यान देना है। इसके बाद माइनस का 1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलोजूल पर मोल, हाँ सर ये वाली भी बात होती है। इसके बाद माइनस का देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। 2.179 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ 19 दिया है। लेकिन ये 2.1 जो है वो 21.79 या 21.8 लिख दिया है, तो 10 टू पावर माइनस 19 हो जाएगी। सर ये वाली भी बात सही लिखी है, लेकिन अर्ग में यूनिट जब आप चेंज करोगे तो 10 टू पावर माइनस 7 से भी इंटू होगा, जो कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं लिखा, वही लिखा है जो ऊपर है। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। जो लोग बहुत ध्यान से मेरे साथी देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाइड्रोजन जब बोहर का मॉडल आप 3 मॉडल्स और पढ़ चुके हैं, तो सबसे ज्यादा आपने एक अनुभव किया कि काफी क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिले वो रदरफोर्ड के मॉडल से बहुत ज्यादा देखने को मिले। दूसरे आपको बोहर से मिलेंगे और तीसरा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो जो भी साथी टीजीटी की या पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल की परीक्षा दे रहे हैं, तो वो लोग ये बात समझ लें कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात आएगी, सर 3 कंसेप्ट हमको बिल्कुल छोड़कर नहीं चलने हैं, जो कि इस तरीके से आपको बताएंगे कि आप भूलेंगे नहीं, इन सिंपल तरीके से। सबसे पहले डाल्टन का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद बोहर का मॉडल। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पर भी चर्चा की, और इसके बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं बोहर के मॉडल पर। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, फिर से उसने वही पूछा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं। क्या कह रहे हैं, चलिएगा फुल स्क्रीन आपके सामने।
बोहर की कक्षा से संबंधित ऊर्जा E बराबर माइनस का 2.18 10 पे पावर माइनस की 18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या होता है प्रति एटम में, जूल पर एटम में। क्या ये बात सही है सर? हाँ बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है ऊर्जा, पिछले लेक्चर में भी पढ़े और आज जब क्लास की शुरुआत की तो सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा कि इसकी ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, दैट्स वन इज करेक्ट। दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतराल, हाँ सर ये फॉर्मूला जो है वो रेडबर्ग फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए, रेडबर्ग है, रेडबर्ग फॉर्मूला है। इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू 1/z भी लिखा जा सकता है, यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू 1/z लिखा जा सकता है, ऐसे 1/λ लिखा जा सकता है, यानी कि ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है। सुमेलित नहीं है ये पूछा था, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जब जब कहता है नहीं इस बात पर जरूर ध्यान देना है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, और वो जो मूल आपकी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है और वर्क फंक्शन है किया गया कार्य इसके द्वारा माइनस होती है, तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस बन जाएगी, यानी ये वाला भी फॉर्मूला जो है बिल्कुल सही है। इसको वर्क फंक्शन भी कह देते हैं। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर भी चर्चा होगी भाई, जब प्रकाश विद्युत प्रभाव पर चर्चा करेंगे तो इस बात पर भी चर्चा होगी भाई, ये वाली बात सही लिखिए। फोटोन के 1 मोल की ऊर्जा जो है, ये वाली बात गलत लिखिए। फोटोन के लिए एक ऊर्जा की मोल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कैपिटल E इक्वल टू N इंटू HC बाई लैम्डा, इस तरीके से H/mb लिखा जाता है, न्यू इक्वल टू क्या होता है C/λ होता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि लैम्डा को ऊपर कर दिया और C को नीचे कर दिया, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। जो लोग देख रहे हैं भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए, जिससे क्या होता है कि मोटिवेशन बना रहता है, सर हमें भी मन लगा रहता है कि आप लोगों को सर समझ में आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिर से एक ही टॉपिक पर कई क्वेश्चंस लगातार करने से क्या होता है कि जब बार बार हम लोग एक उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला याद हो जाता है। आइएगा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा, Vn इक्वल टू, अभी फॉर्मूला पढ़ा था 2.18 इंटू 10⁶ पढ़ा था इस तरीके से, Z/n किसमें मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से लिखा जाता है। जब हम लिखा करें फॉर्मूला जब लिखते हैं तो बार बार आप साथ में अगर गुनगुनाते हुए चलेंगे कि फॉर्मूला Bn इक्वल टू 2.18 10⁶ Z/n होता है, तो सर जितना बार बोलेंगे उतना याद हो जाएगा। और पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, सर Z माने परमाणु क्रमांक 1 हो गया, और पहला ही सेल है हाइड्रोजन के पास जो है एक ही सेल OC है, ये भी n है ये भी 1 है, दोनों वैल्यू 1 हो जाएंगी, आंसर 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसी में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें मिलान करना है आपको, हमने ऑप्शन नहीं रखे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिएगा और बड़ा कर लेते हैं, मजा आ जाए एकदम, क्वेश्चन दिखाई दे सबको, अच्छा सा आंसर करिएगा। कि आपके सामने ये जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 लिखे हुए हैं, इसमें क्या है कि किसी भी वस्तु की अनिश्चितता, सर एक कंसेप्ट है जो अभी हम लोग लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कुछ भी हो, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की, जो मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी यानी मोमेंटम जिसको हम लोग कहते हैं, तो डेल्टा x और डेल्टा p जो है वो दोनों ही एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते। ये वाली बात आप लोगों ने 12th में भी पढ़ी होगी। जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल देते हैं, छोटा सा पार्टिकल के लिए एग्जांपल नहीं देते हैं, बस उस तरीके से समझिएगा कि मूव करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी और मोमेंटम, उसकी स्थिति और पोजीशन दोनों को एक साथ आप
किस तरीके से मेजर नहीं कर सकते, ये वाली बात आपको समझनी है। जैसे सिंपली आप एक गिलास लीजिएगा और उस गिलास को आप पूरे लेवल तक भर लीजिएगा, फिर आपसे कहते हैं कि चलिए आप बाहर आइए रूम से, तब आप पूरा गिलास लेकर जब तली से ऊपर तक भरकर जब लेकर चलेंगे, जिस तरीके से आप चल देंगे तो धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा। सर क्यों धीरे धीरे चलना पड़ेगा? यदि आप जल्दी जल्दी चलते तो पानी फैल जाएगा। तो इस समय आप एक चीज आपको फिक्स करनी पड़ेगी। सर अपनी पोजीशन फिक्स करें, धीरे 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 चले आ रहे हैं आप, तो क्या होगा? फैलेगा नहीं। और हम आपसे कहें जल्दी, अगर आप जल्दी आते तो पानी फैल जाएगा। यानी कि दोनों चीजें, एक पहली पोजीशन और दूसरा मोमेंटम एक साथ आप नहीं माप सकते, ये वाली बात थी। अब यहाँ देखो अनिश्चितता, सर क्या इससे रिलेट कहीं h/4π से रिलेट कहीं मिल रहा है सर? हाँ सर h/4π ये मिल रहा है, लेकिन सर इसमें m और लगा है। तो संवेग जो होता है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है सर। तो m/v होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नहीं, तो डेल, ये क्या पूछा है? वस्तु की अनिश्चितता जो है वो डेल्टा x है, वो क्या होगी? m डिवाइड में लगाया जा सकता है, यानी कि h/4π के साथ m इसके साथ मैच कर दिया जाए। कोई दिक्कत क्या सबको? किसी कोई दिक्कत? h/4π के साथ m है ना। दूसरा है किसी भी परमाणु की बोहर त्रिज्या, रेडियस ऑफ, सर रेडियस तो एकदम देख के बता दिया सर, अभी तो बताया था 0.59 या 5.29 n² है, बस यूनिट थोड़ा सा बदल दी होगी, इसलिए जो है एक अंक इसका दिया। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, अभी बताया था, बोहर कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में मिल सकता है जिसका कोणीय संवेग यानी कि m/v/r जो है वो h/2π का क्या हो सर? पूर्ण गुणक हो। तो ये वाली बात आ जाएगी इसके साथ। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा = mv, तो मैच कर जाएंगे सर। ये लीजिए क्रॉस क्रॉस बन गया, क्रॉस क्रॉस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। डन? बात समझ में आ रही सबको? ये जो फॉर्मूले हैं भैया, एक एक क्वेश्चन नहीं है, एक में 4 क्वेश्चन है, 4 चीजें हम लोगों ने सीख ली, 4 सीख ली। देख रहे? अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल, फिर से क्या है सर? क्वेश्चन क्या दे रखा? आइए सर, ये मत कहिएगा कि जल्दी जल्दी सर, जल्दी जल्दी इसलिए कि समय कम है, माल ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर। भैया परमाणु के बोहर के मॉडल के अनुसार कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मिल सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग m/v/r m/v/r m/v/r, यहाँ पे तो स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या होता है? h/2π का पूर्ण गुणक होता है, h/2π के साथ n के साथ इंटू है। अरे भैया उल्टा लिखा, उल्टा लिखा। ये वाला ए वाला आंसर सही हो जाएगा। भैया समझ में आ रहा है सबको? क्या बनेगा? m/v/r n/h/2π का पूर्ण गुणक होता है। बार बार वही चीज है, बार बार वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम हट जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। आइए भाई उठा लीजिए पेन पेपर, गलती नहीं करनी है। हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम का आयन, लिथियम का आयन। एक बात तो सर समझ में आती है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, उसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक को डोनेट कर दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। सर तीनों ही 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाँ सर, बोहर का कंसेप्ट यूज किया जा सकता है, ये लिमिटेशन भी बनेगी। बोहर केवल उनके स्पेक्ट्रम को बता पा रहे हैं जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे लेक्चर में कि स्पेक्ट्रम जो है वो किसको कहते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। आइएगा, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोहर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा सर? ऐसे पूछा है। अभी त्रिज्या का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि Rn = जो है 0.529 इंटू n² होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अभी पढ़े थे। ये किस में लगा होता है? इसके पीछे लगा होता है एंगस्ट्रॉम। आइएगा, R1 R2 R3 रखते हैं। रेडियस फॉर हाइड्रोजन लिख दीजिए RH, रेडियस फॉर हीलियम लिख दीजिएगा, रेडियस फॉर लिथियम लिख दीजिएगा। इन तीनों पर रखें। क्या सर तीनों के लिए इसकी रेडियस लिखें, उसकी रेडियस लिखें, इसकी रेडियस लिखें, क्या आगे वाला मान बदलेगा? क्या ये चेंज होगा? क्या सर नहीं होगा, ये वाली बात चेंज नहीं होगी। तो बनेगा क्या? n²/z। आइए हाइड्रोजन के लिए रखते हैं। n माने पहली कक्षा, 1 का वर्ग 1 ही हुआ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हुआ। चल दूसरे की बात करते हैं। हीलियम जो है, हीलियम की कितनी कक्षा? क्या पूछा है कि मैं क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय कक्षाओं की, तो इसका पहला लेना है। मैं क्रमशः द्वितीय,
अच्छा, द्वितीय, द्वितीय और तृतीय, उसमें तो द्वितीय होती नहीं है भैया, पहली होती है, इसमें तो यहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलो, द्वितीय लिखा है, कक्षा लिखी है द्वितीय। हाइड्रोजन का, हीलियम का परमाणु क्रमांक भी 2 होता है, कक्षा है 2, तो 2 दूने कितना हो गया 4। लिथियम का, लिथियम की तीसरी कक्षा के लिए तो n बराबर 3, तो यह 9 हो गया। और परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, तो यहां से काट दीजिए, इसको 2 बार चला जाएगा, इससे ये 3 बार चला जाएगा, 1:2:3 हो जाएगा। 1:2:3, यहाँ तो कोई दे नहीं रखा है, तो इसको द्वितीय मानते हैं। चलो, इसको अगर 2 मानते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए, क्या लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु की हीलियम लिथियम आयन में क्रमशः प्रथम द्वितीय की त्रिज्याओं का अंतर, क्या कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, 0.5 n² है। हाइड्रोजन, देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, n माने कक्षा की बात कर रहे हैं, पहली कक्षा है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, दूसरी कक्षा है 2 का 4 आएगा, और तीसरा लिथियम का तीसरी कक्षा के लिए पूछा है, बोहर की तीसरी, ये बन जाएगा 9 अपॉन में जेड, परमाणु क्रमांक 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से ये कट जाएगा और इसके साथ बनेगा 1:2:3। क्या इसका कहीं डबल दे रखा है, इसका डबल भी नहीं दे रखा है, और 2 और 2 और 3 चलिएगा, इसको देख लेंगे। इसमें अगर कहीं डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या इसमें हो सकता है कि ऑप्शन में कहीं गलती हो, हमें लग रहा है कि तरीका सही है, फिर हम लोग चेक कर लेंगे अगर इसमें कहीं अगर मिस्टेक आ रही है तो। ठीक है, एन जो है वो नंबर ऑफ सेल हो गई, और जेड माने परमाणु क्रमांक हो गया। सर जेड माने परमाणु क्रमांक 1 2 3 क्रम से लिखे हैं के लिए। ठीक है, चलिए देख लेंगे, आगे देख लेंगे, या फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको उस पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हो सकता है उसका जो है ऑप्शन गलत हो, कभी कभी हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, रीचेक कर लेंगे उसको, इसलिए हो सकता है कि आंसर नहीं आया। चलो भैया, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी एनर्जी ई सब कुछ लिखा है। हीलियम आयन की प्रथम द्वितीय और तृतीय बोर कक्षाओं में, अब की बार देखिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला En है, कुछ वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और उसके साथ यहाँ पे क्या लिखा होता है, n² z² अपॉन n², z² अपॉन n², उसके पीछे लगी होती है यूनिट। कोई डाउट है किसी को? एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो आगे वैल्यू लिखी होगी उसके पीछे क्या लिखा होगा, z² अपॉन n² लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल पर एटम, वो सब कुछ लिखा रहता है। आइएगा प्रथम द्वितीय तृतीय कक्षाओं के लिए, 3 के लिए निकालते हैं, यही फॉर्मूला सबके लिए। तो पहली बार रखेंगे, चलो हम E1 मान लें। E1 कब मान ली सर, जब हीलियम प्लस है, He+ की प्रथम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है सर, 2 है, 2 का स्क्वायर लगा दीजिए, अपॉन n² है, यानी कि कौन सी सेल है सर, फर्स्ट सेल है, फर्स्ट का स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 4 आ गया। आइए दूसरी वाली पे बात करते हैं। तो E2 द्वितीय कक्षा है, तो अभी भी परमाणु क्रमांक तो नहीं बदलेगा, वो तो 2 का स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे दूसरी कक्षा के लिए पूछा है तो 4/4 हो जाएगा, यहाँ तो मिलेगा आपका 1। फिर आते हैं E3 की बात, तीसरी कक्षा के लिए बोल दिया है, तो परमाणु क्रमांक तो वही है, तीसरी कक्षा हो जाएगी 9, तो 1 कितना हो गया, ये तो हो गया 4/9। ठीक है, तो इन्होंने ऊर्जा का क्रम पूछा है कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अब देखो, हीलियम आयन ही है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो एन जेड की जगह क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पहला दूसरा तीसरा, इसमें भाग लगाएंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगाए बिंदी बढ़ाए, है 9 चौको 36, 0.4 बार चला गया। अब अगर इन तीनों की तुलना करें तो एनर्जी जो है सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, इन तीनों में 4 आ रहा है इसका, 1 आ रहा है इसका, 0.4 आ रहा है इसका। एक चीज और समझो, इसके फॉर्मूले में क्या लिखी होती है, माइनस माइनस माइनस, तो जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना छोटा होगा, और जितना ज्यादा माइनस में कम होगा उतना बड़ा होगा। तो यहाँ किसकी वैल्यू बड़ी है, जो सबसे कम माइनस में है। तो E1 E2 E3 कुछ इस तरीके से जो है ये आपका ऑर्डर बन जाएगा इसके लिए। बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए एक बार, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार नोट करिएगा फटाफट से। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम, बोहर और हीलियम की द्वितीय और लिथियम की तृतीय कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग होता है Vn 2.18 इंटू 10⁶ लिखा होता है, ठीक है। ये क्या है, n² वेलोसिटी के लिए, सॉरी केवल क्या लिख दिया, केवल क्या होता है Z/n होता है किसमें, मीटर पर सेकंड में। 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। देखिएगा, लगाइएगा, बहुत सिंपल है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा, हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी V4 क्या लिख लो, h, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों रहेगी दोस्तों कांस्टेंट, ये बदलेगा खाली। जेड हाइड्रोजन के लिए पूछा है, परमाणु क्रमांक 1 है, पहली कक्षा की बात की है, आंसर आ गया 1। दूसरा पूछा है कि हीलियम आयन की द्वितीय, हीलियम आयन तब भी 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ऊपर लिखा है परमाणु क्रमांक और नीचे लिखा है द्वितीय कक्षा, सर 2/2 बराबर भी 1 आ गया, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें देखेंगे वेलोसिटी ऑफ लिथियम आयन की बात कर लें, इसमें भी लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3 और तीसरी कक्षा के लिए बात की है तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ जो रेशियो है वो आपको 1 करके ही मिल रहा है। आज समझ में आ गई। ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं बच्चों दोस्तों, ये सब किसके हैं, आपके बोहर के कंसेप्ट के हैं। अब इसके बोहर के कंसेप्ट के बाद कुछ बोहर के कंसेप्ट में हम आगे स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। बोहर के स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट। तो क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी नहीं लेकर चलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर चलिए। अगले लेक्चर में फिर लेकर आ जाएंगे और नए क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बोहर के सिद्धांत की कमियां। ये तो हमने पढ़ लिया। एक चीज़ आपने देखी कि हाँ सर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली जा सकती है, वेलोसिटी निकाली जा सकती है, पोजीशन निकाली जा सकती है कि वो किस रेडियस पे यानी कि कितनी दूरी पर प्रेजेंट है। ये सब बातें जो है हम पढ़ सकते हैं इससे बोहर से, 1913 में दिया गया था। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। छोटे छोटे आप क्लास लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो बोहर ने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, उस स्पेक्ट्रम वाले पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इसी तरीके से। अच्छा, एक जो क्वेश्चन का इसमें डाउट रह गया था वो उसका आंसर जो है देख लेंगे। कभी कभी होता है कि ऑप्शन जो है गलत लिख जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। एक बोहर का कंसेप्ट जो है ख़त्म करेंगे, उसमें बोहर की कमियां पढ़ेंगे और उसके साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी कि बोहर ने जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से आप हम सब पर एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रैक्टिस बैच के साथ आपके साथ केमिस्ट्री के 0 से लेकर शिखर तक का सिस्टम जो है लेकर चलेंगे आपके लिए। एक एक टॉपिक को एक एक क्वेश्चंस के साथ करते हुए हम लोग चलेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है। नमस्कार।